हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के सेमेस्टर 1 के मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट के लिए पीवाईक्यू डिस्कशन वीडियो लेकर आए हैं। आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होंगे, तो आप इस वीडियो को भी अगर देख लोगे अच्छे से तो आप पास आराम से हो जाओगे। तो ये पेपर आपका 75 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का होता है। तो आइए हम इसके पीवाईक्यू डिस्कशन शुरू करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये डी यू एस से सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर आने वाली है और सारे पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी सब्जेक्ट के लिए हम इसी चैनल पर लेके आने वाले हैं। चलो आइए हम ये आपका सबसे पहले हम दिखा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें भी और आपको चॉइस दी जाएगी। 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 9 मार्क्स के 2 पार्ट हैं। ऐसे दिखा देता हूँ, मैं आपके लिए आंसर वगैरह सब लेके आया हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3A, इसके भी 2 पार्ट हैं, इसमें भी चॉइस मिलती है आपको। ऐसे 4 है, ऐसे ही 5 है। 5 में आपको शॉर्ट नोट्स पर वो है, तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आप पास आराम से हो जाओगे। इस वीडियो को अच्छे से कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। डिस्कस दिस स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन टुडे सिनेरियो। इसमें हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा है कि मैनेजमेंट क्या होता है। और मैनेजमेंट भाई हमारे जो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स यानी लेबर है, मटेरियल रिसोर्स हैं, इनको इफेक्टिव यूटिलाइज करके हम अपने किसी भी एंटरप्राइज या फिर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटिटी को उसके ऑब्जेक्टिव कैसे हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है और मैनेजमेंट की आज क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। मीनिंग, सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। दिस स्टेटमेंट हाईलाइट द कोर रोल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें भाई मैनेजमेंट के कोर रोल के बारे में है। ह्यूमन रिसोर्स में हमारे एम्प्लॉय, मैनेजर, वर्कर ही आते हैं। मटेरियल रिसोर्स, मनी, मशीन, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी। सबसे पहले इसमें देखते हैं, मैनेजमेंट जॉब इज नॉट जस्ट टू यूज दीज रिसोर्सेज बट टू यूज देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सो दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज प्रॉफिट, ग्रोथ एंड कस्टमर। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हम जो भी हमारे मेन रिसोर्सेज हैं, मतलब हमारी लेबर है और जो हमारा पैसा है, रॉ मटेरियल है, उसको हम कैसे अच्छे से मैनेज करके हम अपनी एंटिटी को प्रॉफिट करवा सकें, यानी कि हम अपने एंटिटी ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर पाएँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम अपना आगे देखते हैं इसकी हम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस और मैनेजमेंट की भाई क्यों ज़रूरी है, ये हम चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन ऑफ द स्टेटमेंट, इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज नीड डायरेक्शन, मोटिवेशन। जो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं, लेबर हैं, एम्प्लॉय हैं, मैनेजर हैं, उनको सबसे पहले डायरेक्शन की ज़रूरत है। वो डायरेक्शन कैसे मिलेगी, वो मैनेजमेंट से ही मिलेगी। ऐसे ही मटेरियल रिसोर्सेज, जो हमारे पास मनी है या फिर हमारे रॉ मटेरियल है, उसको भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे तो ही हम अपना काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पाएंगे। इफेक्टिवली का मतलब है कि हम अपना काम समय से कंप्लीट कर पाएंगे, और एफिशिएंसी है हम अपनी कॉस्ट मिनिमाइज कर पाएंगे। ठीक है, कॉस्ट मिनिमाइज का करने का मतलब है हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर पाएंगे, तो इससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज ये हम इसके देखो, इसमें लिखा भी हुआ है, हैंस मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट इनके बीच में लिंक का काम करता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को और रिसोर्सेज को। ठीक है, चलो हम इसके इंपॉर्टेंस देखते हैं। अचीव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर हमारे बिजनेस में मैनेजमेंट होगा तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाएंगे। मैनेजमेंट प्रोवाइड डायरेक्शन एंड एंश्योर दैट ऑल एफर्ट आर फोकस्ड ऑन कॉमन ऑब्जेक्टिव। हम अगर हमारे बिजनेस एंटिटी में अगर हमारी मैनेजमेंट है तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकते हैं। सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड रिसोर्सेज आर स्केयर। मैनेजमेंट अवॉइड वेस्टेज एंड एंश्योर बेस्ट यूज ऑफ दैम, मनी एंड मटेरियल। इसका मतलब ये है, अगर हमारा मैनेजमेंट होगा तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल है, हम उसको पूरा अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, तो कोई भी ख़राब नहीं जाएगा, बिल्कुल सब कुछ कर पाएंगे। उसके बाद तीसरा है, फेसिंग कंपटीशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लाइबरलाइजेशन हैव इंक्रीज कॉम्पिटिशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट हेल्प एंड ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव, ग्रो एंड इनोवेट। जब से हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन आया, इसका मतलब है कि जब से हमारे देश में कंपटीशन बढ़ा है, तब से मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अगर आपके बिजनेस में मैनेजमेंट नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे बिजनेस में। ठीक है, उसके बाद है क्या, चौथा, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर हमारे बिजनेस में मैनेजमेंट है तो हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा पाएंगे। एफिशिएंसी से का मतलब है हम अपनी कॉस्ट को कम कर पाएंगे, और प्रोडक्टिविटी, हम प्रोडक्ट बेटर बना पाएंगे कम कॉस्ट में। उसके बाद आ गया पांचवा, कोऑर्डिनेशन अमंग एक्टिविटीज़। अगर हमारे उसमें
डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर स्मूथली ड्यू टू इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बाय मैनेजमेंट। अगर हम हमारे बिजनेस में मैनेजमेंट होगा तो हम दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। जैसे मान लो हमारे बिजनेस में फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, अगर इन सब में मैनेजमेंट है तो ये आपस में भी कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे और बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। उसके बाद 6 एडेप्टेशन टू चेंज। टुडे बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, टेक्नोलॉजी, मार्केट, गवर्नमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एडेप्ट टू चेंजेस। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे बिजनेस में मैनेजमेंट होगा तो जैसे कि दिन पर दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे ही हम अपने बिजनेस को चेंज कर पाएंगे। अगर मैनेजमेंट होगा वैसे ही हम अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अडेप्ट कर सकेंगे। साथ में आ गया मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। इसका मतलब अगर हमारे बिजनेस में मैनेजमेंट होगा तो हमारे एम्प्लॉय भी मोटिवेट रहेंगे कि भाई उन्हें भी प्रायोरिटी दी जा रही है, उनको भी उनके भी आइडियाज़ को कंसिडर किया जा रहा है, इसलिए वो इंसेंटिव मिल रहे हैं उनको, इसलिए वो मैनेजमेंट से एम्प्लॉय भी मोटिवेट रहते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1A के बी पार्ट में। व्हाट इज सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। तो चलो इसका आंसर डिस्कस करते हैं सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट का। The system approach to management views an organization as a system made up of interrelated and interdependent parts, department like production, finance, HR, marketing, etc., working together to achieve common goal. According to this approach, no department works in isolation. A change in one part affect the whole organization. इसका मतलब ये है कि अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ये सभी एक साथ काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करवाने के लिए। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स इसको हम कह सकते हैं एक सिस्टम है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं और एक गोल है उनका, सबका ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो हम भाई उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर एफिशिएंसी मेंटेन करना है, इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो इसके मेन फीचर्स और सिस्टम अप्रोच के देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एज एन सिस्टम, द ऑर्गेनाइजेशन इज सीन एज अनिफाइड होल, नॉट सेपरेट डिपार्टमेंट। इसमें भाई जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो एक ही है और उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। दूसरा है इंटर रिलेटेड पार्ट्स, ऑल डिपार्टमेंट आर कनेक्टेड, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ वन अफेक्ट अदर। भाई सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्ट है, अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट गलत वर्क करेगा तो वो दूसरों को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, तीसरे वाला आप छोड़ भी दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्थ है गोल ओरिएंटेड, ऑल पार्ट वर्क टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये है कि भाई सभी डिपार्टमेंट एक ही गोल के लिए काम करते हैं, सबका एक ही गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस भी देख लेते हैं हम। लिमिटेशंस का मतलब है भाई इसकी क्या क्या नुकसान है, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स अप्रोच, इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट ड्यू टू मैनी इंटरकनेक्शन। भाई ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स अप्रोच है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन को ये समझ भी नहीं आती। लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस, इट डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक रूल फॉर टेक्निक फॉर मैनेजर। ये मैनेजर को कोई भी स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन नहीं बताता है। टाइम कंज्यूमिंग, एनालाइजिंग ऑल पार्ट एंड द रिलेशनशिप रिक्वायर मोर टाइम। जब हम इतने सारे पार्ट को, इतने सारे डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे या फिर उनको स्टडी करेंगे या उनको एनालाइज करेंगे तो उसमें बहुत सारा टाइम जाता है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। डिफिकल्ट टू अप्लाई इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में भाई उसमें बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो उसमें इसको अप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इग्नोर्स इंडिविजुअल बिहेवियर, भाई ये इंडिविजुअल बिहेवियर को इग्नोर करता है। तो ये सिस्टम अप्रोच है, आप इसको बना के भी लिख दो तो पास आप बिल्कुल आराम से हो जाओगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, इसके दोनों पार्ट हो चुके हैं, ये आप रीड कर लेना, ये आप इसका और वाला पार्ट चॉइस वाला। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेल्फी अप्रोच ऑफ डिसीजन मेकिंग, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। इसमें सबसे पहले पूछा है हमारी डेल्फी टेक्निक कौन सी होती है, क्या होती है। डेल्फी अप्रोच डिसीजन मेकिंग की डेल्फी अप्रोच क्या होती है। डेल्फी अप्रोच इज अ ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक इन विच एक्सपर्ट्स डू नॉट मीट फेस टू फेस, इंस्टेड देयर ओपिनियन आर कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनरीज इन सेवरल राउंड। इसका मतलब ये है जो डेल्फी अप्रोच होती है इसमें एक बहुत सारे मैनेजर ग्रुप बना के डिसीजन मेकिंग करते हैं, पर इसमें ये फेस टू फेस नहीं मिलती, ये सब एक दूसरे के पास क्वेश्चनेयर भेज देते हैं। क्वेश्चनेयर का मतलब है भाई एक फॉर्मेट भेज देते हैं, उसमें हम एक दूसरे की डिसीजन मेकिंग, एक दूसरे के ओपिनियंस कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आफ्टर ईच राउंड अ समरी ऑफ रिस्पॉन्सेज इज शेयर्ड विद एक्सपर्ट। भाई हर राउंड के बाद जो रिस्पॉन्सेज मिले हैं सभी मैनेजर से उसको हम एक्सपर्ट से शेयर करते हैं और फिर उनको कहते हैं भाई इनको रिव्यू करो, रिवाइज करो अगर इसमें कोई वो है तो। सिंपल वर्ड्स में मतलब है एक्सपर्ट अलग अलग जगह से बिना मिलके क्वेश्चनर के थ्रू डिसीजन लेते हैं। ठीक है,
इसके की फीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स आर इन्वॉल्व, डिसीजन आर टेकन यूजिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ स्पेशलिस्ट। जो भाई इसमें डिसीजन में एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। नो फेस टू फेस मीटिंग, इसमें कोई फेस टू फेस मीटिंग नहीं होती। मल्टीपल राउंड ऑफ क्वेश्चनेयर, भाई इसमें बहुत सारे राउंड होते हैं क्वेश्चनेयर के। फीडबैक इज गिवन, ईच राउंड के बाद समरी दी जाती है। हर राउंड के बाद भाई फीडबैक मिलती है हर मैनेजर से। एनोमिनिटी, एक्सपर्ट एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं जानते, इसलिए फ्री ओपिनियन देते हैं। इसमें भाई कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती, इसमें इंडिपेंडेंट वर्क होता है, सब कुछ एक दूसरे को जानते ही नहीं, तो भाई इसमें ओपिनियन बिल्कुल फ्री रहता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का और बी पार्ट, नो एंटरप्राइज कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव विदाउट सिस्टमेटिक प्लानिंग। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? ऑल्सो डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। इसका मतलब ये है, कोई भी क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई भी एंटरप्राइज बिना प्लानिंग, बिना सिस्टमेटिक प्लानिंग के अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकता। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? और प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या? सबसे पहले तो भाई हम प्लानिंग को जानते हैं। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड बाय हुम इज टू बी डन इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये है कि प्लानिंग हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि भाई कैसे होना है, कब होना है, कहाँ होना है और किसके द्वारा होना है, कि भाई कौन सा काम कैसे होएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव करने के लिए। सिंपल वर्ड में कहें तो प्लानिंग एक एडवांस की फ्यूचर की प्लानिंग है। ठीक है, प्लानिंग मतलब डिसीजन। प्लानिंग के कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं। प्लानिंग डायरेक्शन देती है, बिना प्लानिंग के, बिना डायरेक्शन के काम नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें किसी काम का डायरेक्शन जरूरी होता है। ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं भाई, हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं कि भाई हमारा क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल हमें अचीव करना है। रिसोर्सेज का सही यूज़ होता है, प्लानिंग करते हैं तो हमारे रिसोर्सेज बिल्कुल सही यूज़ होते हैं। रिस्क और अनसर्टेनिटी कम होती है, अगर हम पहले से प्लान करके रखते हैं तो हमारा रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। कोऑर्डिनेशन ईजी हो जाता है, प्लानिंग से कोऑर्डिनेशन भी बहुत कम हो जाता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, ईजी होता है। ठीक है, लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन मतलब क्या क्या इसकी ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या इसके नुकसान है। प्लानिंग फ्यूचर पर बेस्ड होती है। प्लानिंग भाई फ्यूचर पर बेस्ड होती है, वो प्रेजेंट की बातें नहीं करती, फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक, टाइम और कॉस्ट ज़्यादा लगती है। प्लानिंग बनाने में काफ़ी टाइम और पैसा लग जाता है। प्लानिंग को करने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पैसा लग जाता है। रिजिड हो सकती है भाई प्लानिंग का मतलब, प्लानिंग रिजिड हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्लानिंग को पहले ही कर लेते हैं तो बाहर उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। चेंज करना मतलब अगर हमें टेक्नोलॉजी के अनुसार उसको चेंज करना है तो हम उसको चेंज नहीं कर पाते। क्रिएटिविटी को लिमिट करती है, अगर एम्प्लॉय प्लान को फॉलो करते हैं नए आइडियाज़ नहीं आते। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कभी कभी मैनेजर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि प्लान है तो सब ठीक ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप रीड कर लेना एक बार बुक से। और अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ये फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप खुद भी पढ़ सकते हो। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं, फॉर्मल वो होता है जिसमें हम बिल्कुल एम्प्लॉय बिल्कुल फॉर्मली बिहेव करते हैं। फॉर्मली बिहेव करते हैं का मतलब वो बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं कर सकते, या फिर बिल्कुल अपना प्रॉपर टाइम के लिए ही, टाइम कह रहा हूँ कि सिर्फ काम के लिए ही बातें करते हैं। इनफॉर्मल होता है भाई हम हंसी मजाक भी कर सकते हैं, इससे एम्प्लॉय मोटिवेट रहते हैं, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। तो यही है, आप इसमें लिख सकते हो। और इसके बाद इसका बी पार्ट है, व्हाट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, हाउ वाई इट पॉपुलर, व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक। डिपार्टमेंटलाइजेशन वो होता है भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम उसको डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देंगे तो उससे काम बहुत ही इफेक्टिवली हो पाएगा। भाई जो काम का जो स्पेशलिस्ट है वही उस काम को करेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप इसमें बना के लिखते ना। ठीक है, ये आप क्वेश्चन नंबर 4 ये रीड कर लेना, व्हाट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन ये होता है भाई मैं एम्प्लॉय जब मोटिवेट रहते हैं तो बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। लीडरशिप इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। लीडरशिप का मतलब है भाई कोई भी एक सुपीरियर होता है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लीडरशिप करता है, मतलब उसको हैंडल करता है, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है भाई किसको कब क्या काम करना है। ठीक है, इसमें आप वो कर सकते हो। इसमें लीडरशिप स्टाइल के 2 टाइप होते हैं, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। ठीक है, आप ये रीड कर सकते हो, आप कहोगे तो PDF भी दे दूंगा मैम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहले वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, मैनेजमेंट चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी, वैल्यू एंड एथिक्स इन बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। ये आप कर सकते हो रीड, आप कहोगे तो मैं आपको PDF दे दूंगा। इजी क्वेश्चन है। वैल्यू एथिक्स वो होते हैं जो मॉरल प्रिंसिपल होते हैं किसी भी एम्प्लॉय और बिजनेस के बिहेवियर को डिसाइड करने के लिए। वैल्यू आर द बिलीफ्स दैट डिफाइन व्हाट इज राइट, इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एथिक्स होते हैं ऐसे सिद्धांत होते हैं, रेफर टू स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो गलत का और सही का पता करते हैं बिजनेस में कि भाई ये सब कुछ ईमानदारी से, ऑनेस्टी से हो रहा है या नहीं हो रहा।
ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या क्या है इनकी, बिल्ड ट्रस्ट एंड गुडविल अमंग कस्टमर, भाई ये गुडविल और ट्रस्ट बनाते हैं कस्टमर के बीच में। इंप्रूव कंपनी रेपुटेशन एंड ब्रांड इमेज, ये कंपनी के रेपुटेशन को भी बढ़ाते हैं। प्रमोट फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के फेयर ट्रीटमेंट को प्रमोट करते हैं। रिड्यूस लीगल प्रॉब्लम एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस, एंश्योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, आप ये रीड कर सकते हो, कब कहोगे तो आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी इस चैनल पर बने रहना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है और इस चैनल पर बहुत सारी अब इन्फॉर्मेशन और PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं सब कुछ पढ़ा भी दूंगा, सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा अगर कहोगे तो। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कर देना।